सीएम धामी ने सचिवालय में वित्त विभाग के अधिकारियों संघ की बैठक। बजट यूटिलाइजेशन को लेकर की गई चर्चा। मुख्य सचिव आनंद बर्धन भी रहे मौजूद। नैनीताल पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का स्वागत। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर जताई खुशी। कहा मुस्लिम संपत्ति अब मुसलमानों के हक में होगी इस्तेमाल। 2016 के कार्यकाल को पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया याद। कहा सूखने वाले बीजेपी में चले गए और सही समय पर चले जाते हैं तो कांग्रेस को कम होता नुकसान। आगामी 2 मई से शुरू होने वाली केदारनाथ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयार। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कर्मचारी बर्फ हटाने में जुटे। 270 मजदूर मार्ग को दुरुस्त कर रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में वित्त विभाग के बजट यूटिलाइजेशन को लेकर समीक्षा बैठक की है। बैठक में वित्त विभाग से जुड़े तमाम अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव आनंद बर्धन समेत मौजूदा अधिकारियों ने आगामी खर्चों और आमदनी को लेकर गहनता के साथ सीएम संग चर्चा की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ सीधे फोन लाइन के माध्यम से जुड़ चुके हैं। अरुण, आखिरकार क्या कुछ जानकारी है? आज समीक्षा बैठक की गई, इसमें क्या कुछ सामने आया है? जी बिल्कुल निश्चित, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा जो है वित्त विभाग की जो है यूटिलाइजेशन को लेकर के बैठक की गई और इसको लेकर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। और अभी इस तरीके से क्योंकि अब बजट बचना भी है, अप्रैल महीने से नया बजट जो है वो शुरू होता है। तो ऐसे में जो है अब किस तरीके से बजट को खर्च करना है, बजट का यूटिलाइजेशन किस तरीके से करना है, कहाँ पर कितना बजट खर्च करना है, किस सेक्टर में कितना बजट खर्च होगा, किस तरीके से बजट का जो पूरा यानी कि उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से उसे उपयोग में लाना है, इसको लेकर के समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। और कहाँ कहाँ पर कितना बजट खर्च होगा, किस तरीके से कार्य होंगे, इसको लेकर के पूरी समीक्षा की गई है। और साफ तौर पर दिशा निर्देश भी दिए गए कि जिस जिस सेक्टर में बजट की ज्यादा आवश्यकता है वहाँ पर ज्यादा बजट खर्च किया जाए, जहाँ पर कम आवश्यकता है वहाँ पर किया जाए। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। ऐसे में अब आगे जो बजट खर्च भी होना है, कितना बजट खर्च होगा, इसको लेकर के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए। और जो अब बजट खर्च होना है अप्रैल में 2025-26 का जो बजट है वो जो अब खर्च होगा, तो अब वो किस तरीके से किस सेक्टर में कितना बजट खर्च होता है उसको लेकर के रणनीति जो बनाई जाएगी, इसको लेकर समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। और समय समय पर सभी विभागों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार करते रहेंगे। बिल्कुल, 25 और 26 बजट यूटिलाइजेशन को लेकर ये समीक्षा बैठक तो की गई अरुण, और साथ ही साथ केदारनाथ यात्रा की भी शुरुआत होने वाली है, तो बजट को वहां यूटिलाइज किस प्रकार से किया जाएगा और कहां कहां ये यूटिलाइज हो सकता है? ठीक है, अरुण से संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी, लेकिन बड़ी बात यह है कि आज समीक्षा बैठक की गई। सीएम धामी के साथ मुख्य सचिव भी यहाँ पर आनंद बर्धन मौजूद रहे। समीक्षा बैठक में बजट यूटिलाइजेशन को लेकर चर्चा की गई। और इसी के साथ अगली खबर का रुख करेंगे। साल 2000 में जब उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना, तब से ही उत्तराखंड की राजनीति बड़ी दिलचस्प रही है। प्रदेश की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए। साल 2016 में उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, जिसके मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत थे। उनकी सरकार बीच में ही गिर गई क्योंकि उन्हीं के लोग पार्टी तोड़कर चले गए थे, लेकिन इससे उनके घाव आज भी नहीं भर पाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जब दल बदल को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिनको कभी ना कभी सूखना ही था तो वो बीजेपी में चले गए। किशोर उपाध्याय जैसे लोग चले गए, अच्छा ही हुआ। हालांकि पहले चले जाते तो जितना नुकसान 2016 में किया वो कम होता। जो ऐसे थे जिनको कभी न कभी सूखना ही था, चले गए। अब किशोर उपाध्याय जी चले गए, अच्छा हुआ। बल्कि कुछ पहले चले जाते तो जितना नुकसान 2016 में किया उन्होंने, वो नुकसान ज़रा कम हो जाता। तो ये तो
हाँ, कोई ऐसा हो तो जाए भाजपा में। और अब हम तो चाहते हैं कुछ ऐसे लोग जब जाएंगे, जो कल्चर यहाँ था, यहाँ सब चीज़ों को उठाते थे ना, अब बराबर बातें करते थे, बयान देते थे, वो करते थे। अब जरा भाजपा में जा कर के बयान दे करके देखें, कुछ कुछ अपनी सीख जो है ये लोग जो है भाजपा में भी सिखाएं, अपने गुणों को जो है भाजपा में भी प्रसारित करें तब। और जिस दिन कुछ करेंगे उसी दिन जो है इनकी मुंडी शुक, जैसे यूं कर मुंडी मरोड़ देंगे जो है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्वधारियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी है। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी सूची में पार्टी के 18 नेताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले पार्टी के 20 नेताओं को दायित्व सौंपे गए थे। इसी को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी ने अब तक 48 दायित्व बांट दिए हैं। ऐसे में जिन्हें भी दायित्व दिए गए हैं वो बहुत ही अनुभवी हैं। उन्होंने कहा कि सीएम की इस पहल से विभागों में जो कार्य होते हैं उसमें भी आसानी होगी और कार्य तेजी के साथ किया जाएगा। सबसे पहले मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समाज में कई दशकों से काम करने वाले ऐसे अनुभवी नेताओं को सरकार में जिम्मेदारी सौंपी है, जो लगातार विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए बहुत लंबा अनुभव संजोए हुए हैं। और मैं समझता हूं कि इनको जिम्मेदारी देने से जहां एक और समाज की समस्याओं का समाधान करने में भी आसानी रहेगी, वहीं जिन जिन विभागों की जिम्मेदारी उनको मिली है उन विभागों के काम भी बहुत आसानी से आगे बढ़ेंगे। और ये जो सूची जारी हुई है, 20 लोगों की पहले जारी हुई है, 18 लोगों की ये दोबारा जारी हुई है, ये सभी 38 लोग बहुत अनुभवी लोग हैं, समाज के प्रति बहुत ही समर्पित हैं, निष्ठावान हैं। और इसलिए मैं उनको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं और मुख्यमंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करते उन्हें धन्यवाद देता हूं। अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस साल के लिए जल्द जांच के रेट निर्धारित किए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष शासन की तरफ से पैथोलॉजी के रेट निर्धारित किए गए थे। इस वर्ष भी अभी तक शासन ने जांच के रेट निर्धारित नहीं किए हैं, लेकिन जल्द ही रेट निर्धारित होने के बाद सूची प्राप्त हो जाएगी। जांच के रेट की लिस्ट जारी होने के बाद ही सभी को निर्देश दिए जाएंगे, जिससे सभी अपने पैथोलॉजी लैब अपने बता दें कि रिसेप्शन पर उनको चिपका देंगे और इससे कि जनता तक ये जानकारी पहुंच पाएगी। देखिए, डेफिनेटली पिछले साल जो है शासन के स्तर से ही ये रेट निर्धारित किए गए थे एक मीटिंग करके। इस साल अभी तक शासन के तरफ से लेटर हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि इस साल के लिए रेट क्या रहेंगे, और शीघ्र ही मुझे उम्मीद है कि इस संबंध में शासन में बैठक होकर के रेट निर्धारित कर दिए जाएंगे, तो हमें भी उपलब्ध किया जाएंगे। तो वही हम पेपर के माध्यम से या जो मीटिंग करेंगे उसके माध्यम से उनको प्रसारित कर देंगे कि भाई ये रेट फिक्स किए गए हैं, और ये रेट वो ये भी निर्देश दिए जाएंगे कि अपने यहाँ उसको डिस्प्ले भी करें, जहाँ भी उनका रिसेप्शन होता है, जहाँ पैसा लिया जाता है वहाँ पे उसको डिस्प्ले करें। तो इससे के निर्देश जैसे हमें प्राप्त होते हैं तो वो निर्देश उनको भी जारी किए जाएंगे, और जिसके ऊपर कहीं भी कोई लेता पाया जाएगा तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई बनती है वो निश्चित रूप से की जाएगी इसके ऊपर। अब मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में आगामी चारधाम यात्रा के सरल, सुगम और सुरक्षित संचालन को लेकर डीएम और एसएसपी ने यात्रा से जुड़ी सभी विभागों के साथ जरूरी बैठक की है। बैठक के दौरान डीएम ने सभी विभागों को चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि फंड की वजह से यात्रा व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। विभागों को अतिरिक्त फंड की जरूरत होगी तो जिला प्रशासन फंड की व्यवस्था भी करेगा। साथ ही डीएम ने सभी विभागों को अपनी डिमांड तत्काल प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं डीएम ने ऋषिकेश और विकासनगर में रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाने के साथ साथ राउंड द क्लॉक काउंटर के संचालन की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पोर्टल में देरी की वजह से श्रद्धालुओं को टूरिस्ट कैंप में रात न बितानी पड़े।
और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम नैनीताल पहुंचे हैं, जहां पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जिसके बाद बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर में पार्टी के आने वाले कार्यक्रमों की जनता तक पहुंचाने को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इस पर मौके पर मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने वक्फ बिल पास होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि बिल पास होने से मुस्लिम संपत्तियों में अब मुसलमान के हक को अब अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि उन संपत्तियों का मुसलमान अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के अवैध खनन को लेकर उठाए गए सवाल पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि वो उनकी भावना जनभावना हो सकती है, लेकिन उन्हें सही फोरम में आवाज उठानी चाहिए थी। वक्फ बोर्ड से हमारा मकसद इतना ही है, जो मुसलमानों की जगह है, मंदिर हैं या उनके मस्जिदें हैं, दरगाह हैं, उनको नहीं, वो सब उन्हीं का है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से जो उनके विकास में वो पैसा लगना चाहिए था, जिस प्रकार से वक्फ की गई थी, विवाहों के देखभाल होनी चाहिए, बच्चों के लिए एजुकेशन सिस्टम बनना चाहिए, नौकरी का विकास होना चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए, ये सब मोदी जी के प्रति जो विश्वास पैदा हुआ है, सबका साथ सबका विकास, आज मुसलमान समाज, महिलाएं हैं, अनेक अनेक जाति के लोग हैं, सारे खुश हैं कि कहीं ना कहीं वक्फ में आए हुए प्रॉपर्टी हमारे विकास में काम आएगी। अभी तक लोग उनको वोट बैंक समझते थे, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया करते थे, संसाधनों में पहला हक माइनॉरिटी का है, भाषण दिया करते थे, लेकिन मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास एक तरफ से कोने से काम चालू किया और दूसरे कोने पे खत्म किया। ना हिंदू देखा, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखा, उनके विकास के काम किए हैं। आज मोदी जी के प्रति विश्वास बढ़ा है। नैनीताल के तल्लीताल स्थित धोबी घाट में एक मकान में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं आग लगने की सूचना मिलते ही पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन नाकाम रही। बता दें कि यहां पर पूरी तरीके से सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। हालांकि आग लगने से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। हमें डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल में सूचना आई थी कि नेशनल होटल के पीछे आग लग गई है, और साथ ही हमारे जो चीता मोबाइल में अमित है, उसके मोबाइल नंबर में भी कॉल आई। तत्काल डांट से हमारी पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुँच गई थी और फायर सर्विस को तत्काल सूचना दी गई थी, जिस पर फायर सर्विस भी मौके पर आ गई और आग पर लगभग नियंत्रण हो चुका है। अभी और कुछ सेज जो है उसको भी बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। जो एक हैं यहाँ, ये 4th क्लास में शायद डीएम साहब के कार्यालय में काम करते हैं, ये जानकारी मिली है। अभी ज़्यादा नहीं पूछ पाए क्योंकि परिस्थिति ऐसी है, ज़्यादा उनसे पूछताछ करना उचित नहीं लगता। उत्तराखंड हाईकोर्ट में एलयूसीसी चिटफंड कंपनी की तरफ से राज्य के लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर फरार होने और कंपनी पर अब तक कोई कार्रवाई न करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र के, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित और साथ ही साथ उनकी खंडपीठ ने एसएसपी पौड़ी और देहरादून को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित थाने के एसएचओ, जिनके थाने में कंपनी के लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनकी वर्तमान रिपोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होकर अवगत कराएं। साथ ही कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल की तय की है। और इकट्ठा करके उनको सब विभाग दिखाए जा रहे थे। तो ये कंपनी जो है अब 2023-24 में जो है ये फरार हो गई बिल्कुल। यहाँ से लगभग 229 करोड़ रुपए का घोटाला है उत्तराखंड के लोगों का ही, सभी पैसा लेके भागी है। स्टेट गवर्नमेंट में पहले अधिकारी लोग एक दूसरे के ऊपर के हमारे से बयानबाजी होती रही कि हमारे से मतलब नहीं है, वो नहीं है। बाद में जो है कुछ एफआईआर फाइल हुई है, लेकिन ये इतना लंबे 5 राज्यों में फैला हुआ घोटाला है। ये जो इसके प्रमोटर्स थे वगैरह वो सब अब्सकॉन्ड हो चुके हैं। उत्तराखंड में जो प्रॉपर्टी है वो सीज होनी चाहिए थी। इस बीच में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जो सेंट्रल रजिस्ट्रार होता है उसने इसको लिक्विडेशन में डाल दिया। लेकिन सवाल है कि उससे उन लोगों का, जो लोग निवेशक हैं, जो लोग हैं, उन लोगों का कोई भला नहीं होने वाला। एक्ट बना हुआ है, बर्ड एक्ट बोलते हैं उसे, बैनिंग ऑफ एक्ट है ये, क्या बोलते हैं, बैनिंग ऑफ अनबैंकिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जिसे कहना चाहिए। उसमें पूरा मेजर दिया गया है कि किस तरह से उनका प्रोटेक्शन किया जाएगा। उत्तराखंड का 2005 का भी एक्ट है।
तो ये कोई प्रिवेंटिव मेजर उत्तराखंड सरकार ने या इन लोगों ने नहीं लिए है। तो आज पीआई इस बात की थी, हमारा ये कहना है कि भाई इस पे जो स्टेप्स आपने लिए हैं तो उस पर क्या एक्शन आपके द्वारा किया गया। तो एक तो जो एफआईआर फाइल करी है तो उनके कंसर्न एसएचओज को कोर्ट ने कहा है ऑनलाइन ऐप ज्वाइन करें, और बाकी इश्यूज जो है कोर्ट ने कहा हम 8 तारीख के बाद हम तो बैठे हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अल्मोड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज हो गई है। बता दें कि कुल 855 पदों पर नियुक्ति होनी है। महिला और बाल विकास विभाग अधिकारी पीतांबर प्रसाद ने बताया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब ऑनलाइन स्क्रीनिंग की जा रही है, जिससे कि कई केंद्रों में 15-15 तक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभी हमारे जनपद में 800 से ऊपर पद रिक्त थे, जिसमें से जो है 825 पदों पर हमारी विज्ञप्ति जारी हुई थी और ये ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त किए गए थे। जैसा कि अगर हम आवेदनों की संख्या की बात करें तो अलग अलग केंद्रों में आवेदनों की संख्या अलग अलग है। कहीं कहीं पर हमें 15-15 आवेदन भी प्राप्त हुए हैं और ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हमारी पूर्ण कर ली गई है। ऑनलाइन स्क्रीनिंग चल रही है। इसके उपरांत जो है हमारी ब्लॉक स्तरीय कमेटियाँ बैठेंगी और जहाँ तक है कि हम अप्रैल माह में ये नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर हमारी नई आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ और सहायिकाएँ ज्वाइन कर लेंगी। अगली खबर चमोली से है, जहां पर कुबेर चौक पांडुकेश्वर में 25 मार्च से शुरू भगवान श्री राम को समर्पित रामलीला महायज्ञ का राज तिलक समारोह के साथ समापन हो गया है। इस धार्मिक आयोजन में आज राज तिलक कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया और ऐसे में पांडु नगरी भगवान राम की जयकारों से गुंजयमान हो गई। बता दें कि 2 साल के वनवास के बाद जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलता है, भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासी खुशी से झूम उठे थे, यानी कि 14 वर्ष के वनवास के बाद। वहीं इस अवसर पर भगवान राम और भरत मिलाप के भावुक दृश्य को देखकर सभी की आंखें भी भर आई। साथ ही समारोह के अंत में महाप्रसाद वितरण भी किया गया। उत्तराखंड में शिक्षा विभाग की कार्यशैली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत स्कूलों में सुविधाएं बढ़ाने की बात तो करते हैं, लेकिन हजारों स्कूलों की स्थिति यह है कि कहीं बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं है और कई शिक्षक हैं तो बच्चे नहीं। टिहरी के नरेंद्र नगर में अब लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए रिपोर्ट। टिहरी के नरेंद्र नगर में विरोध प्रदर्शन, दोगी गांव के ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। स्कूल में गणित विषय पढ़ाने की मांग। टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर विकास खंड की पट्टी दोगी स्थित अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज पाऊ की देवी में 35 वर्षों से जनता की प्रबल मांग के बावजूद गणित विषय के प्रवक्ता का पद उत्तराखंड सरकार और शासन की तरफ से स्वीकृत नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद अब क्षेत्रीय ग्रामीणों ने उत्तराखंड शासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज पाऊ की देवी से हूँ। मेरा नाम कुमारी ऐश्वर्या चौहान है। मैं क्लास 12 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय में गणित ना होने के कारण मैं गणित सब्जेक्ट को न ले पाई, जिससे कि इस विद्यालय में गणित आना जरूरी है और गणित का लाभ मुझे तो नहीं हुआ पर मेरे भाई बहनों को जरूर होना चाहिए। इंटर कॉलेज में नहीं होती गणित की पढ़ाई, छात्र छात्राओं को होती है काफी परेशानी। इंटर कॉलेज में 378 छात्र करते हैं पढ़ाई। धरना प्रदर्शन में शामिल ग्रामीणों का कहना है कि वर्ष 1990 में खुले इस इंटर कॉलेज में वर्तमान में 378 छात्र संख्या है, जिसमें 197 छात्र और 181 छात्राएं अध्ययनरत है, लेकिन गणित विषय न हो पाने के कारण गणित पढ़ने के इच्छुक छात्र छात्राएं गणित की पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता है और अगर हम सामाजिक कामों में अपनी भूमिका नहीं निभाते तो हमें सामाजिक क्षेत्र में काम करना छोड़ देना चाहिए। फिर विगत 35 साल से अगर स्कूल में मैथ का सब्जेक्ट का टीचर नहीं आ पाया तो हम सब लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर एक माह के अंदर इस विद्यालय में मैथ के सब्जेक्ट के उसके टीचर की नियुक्ति नहीं है तो हम हर वो काम करेंगे जो आज तक हमने नहीं किए। चाहे हमें रोड पर उतरना पड़े, चाहे हम किसी अधिकारी का घेराव करना पड़े, हम वो सब करेंगे। शासन प्रशासन से कई बार लगाई गुहार, अब तक सिर्फ मिला ग्रामीणों को आश्वासन।
क्षेत्र के लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, शिक्षा निदेशकों को कई बार पत्र लिखकर जानकारी दी गई है, मिलकर समस्याओं को रखा गया, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आरोप है कि सरकार ने जनता की इस मांग को 35 वर्षों के बाद भी ठंडे बस्ते में रखा हुआ है। ये यहाँ पे गणित विषय और सृजित नहीं है, उसके लिए हमें शासन प्रशासन ने काफी प्रयास किया, लेकिन उसमें कोई उन्होंने सुना नहीं किया। अब हमारा एक ही उद्देश्य, आज हमारा सांकेतिक धरना था, अब इसके बाद हमारी लड़ाई बहुत आगे जाने वाली है। इसमें हमारे पूरे क्षेत्र के लोग, बच्चों के पिताजी, माता पिता सब इस लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आज इस सांकेतिक धरने के माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगले 1 महीने के अंदर अटल उत्कर्ष विद्यालय माँ पाऊ की देवी में गणित विषय और उसका प्रवक्ता, उसका नियुक्ति किया जाए, नहीं तो आज इसके बाद हम लोग और आगे का रास्ता चुनेंगे और मजबूर करेंगे विभाग और सरकार और शासन को कि यहाँ पे इस सत्र में, शुरू होने वाले सत्र में गणित विषय छात्रों को पढ़ाई जाए। सरकार के खिलाफ आंदोलन करना मजबूरी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे जाम करने की धमकी। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें मजबूर होकर आंदोलन का सहारा लेना पड़ा है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तो धरना प्रदर्शन ही शुरू हुआ है। यदि जल्द सरकार ने इस मांग का हल नहीं किया तो वो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को गूलर में चक्का जाम करेंगे और आंदोलन के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर होंगे। तो मैं बताऊंगा कि बच्चे जो होते हैं वो देश का भविष्य हैं और इन देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और संविधान के तहत हमारे 6 मौलिक अधिकार है, जिसमें कि शिक्षा का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है और ये अधिकार हमसे छीना जा रहा है। और अगर इस अधिकार को हमसे छीना जा रहा है तो इसके लिए अब हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और इस सत्र में अगर गणित विषय लागू नहीं होता है तो चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए हमें सड़कों से उतरने से लेकर कोई भी रास्ता अपनाना पड़े वो हम अपनाएंगे। विभाग की कार्यशैली पर लगातार उठ रहा सवाल। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत करते हैं बड़ी बड़ी बातें। हाल के दिनों में पलायन आयोग ने शिक्षा को लेकर सरकार को एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें कहा गया कि राज्य के 1149 प्राथमिक विद्यालयों में एक भी शिक्षक नहीं है। सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां शिक्षक तो है लेकिन बच्चों की संख्या 10 से भी कम है। देहरादून में बैठकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत प्रत्येक दिन शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये सबके सामने है। HNN 24/7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।